अब देखो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले वहां पे क्या करते डिराइव करे थे, और वहां पे हमने किस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कही थी? हमने उस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कही थी जो ग्राउंड से चल रहा था और पार्टिकल अगेन किसको हिट कर रहा था? ग्राउंड को हिट कर रहा था। तो हमने ग्राउंड से ग्राउंड वाला केस कंसिडर किया था वहां पे। अच्छा, अब वहां पे कुछ फॉर्मूले भी याद होंगे। फॉर्मूले क्या थे? एक तो हमने रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था। रेंज का फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो, एक तो रेंज का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दूसरा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। और तीसरा जो फॉर्मूला था, तीसरा फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट का, और मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला यूज किया था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर? तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे? इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity 30 meter per second. A body is projected with velocity 30 meter per second at an angle 30 degree with the vertical. 30 meter per second at an angle 30 degree with the vertical. Find the maximum height, time of flight and range of the particle. जो भी g है, g की वैल्यू वहां पे 10 कंसिडर करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ग्राउंड है। ग्राउंड से हमने एक पार्टिकल को वहां पे प्रोजेक्ट किया। कितनी वेलोसिटी से? तो इसको हमने प्रोजेक्ट किया 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पे? तो इसको हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? रेंज, टाइम और हाइट। अच्छा, जब इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था तो याद है थीटा वहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, और जो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमने हॉरिजॉन्टल से मेजर किया था, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 60 डिग्री। तो हमें करना क्या है? वी नॉट की वैल्यू दी है 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा की वैल्यू 60। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 वी नॉट साइन 60 √3/2 इंटू क्या हो गया? जी। तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा वो हो जाएगा 3√3 सेकेंड वहां पे। फिर जो नेक्स्ट रिजल्ट था, नेक्स्ट रिजल्ट वहां पे रेंज का था। रेंज का फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी का मतलब 10। चाहो तो डायरेक्ट वहां पे साइन 120 की वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो वहां पे। तो या तो हम साइन 120 की वैल्यू पुट कर दें, या फिर साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में क्या हो गया? 30 का 900, एक जीरो कैंसिल आउट होगा, तो 90 इंटू 2 साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2। तो अगले स्टेप में आ जाएगा 45 √3 मीटर। ये हमारी वहां पे क्या रही होगी? रेंज रही होगी। और तीसरा क्या है? तीसरा वहां पे है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 900 साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 इंटू 20। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 45। तो h जो रहेगा, h हो जाएगा वहां पे 45 इंटू 3/4 मीटर। तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना वहां पे। लिख लो वहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, इसका चेक कर लेना। जो मैक्सिमम हाइट आती है वो आती है 135/4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद द सेम स्पीड वी नॉट, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल द डायरेक्शन विथ सेम स्पीड वी नॉट, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास बुलेट्स हैं, हमारे पास बुलेट है, बुलेट को हमने वी नॉट वेलोसिटी से क्या किया है, फायर किया है। अच्छा, जब बुलेट को वी नॉट वेलोसिटी से फायर करेंगे एट एन एंगल थीटा, तो उसका पार्टिकल क्या होगा, उस पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या होगा, पैराबोलिक रहा होगा वहां पे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे यहां पे हम खड़े हैं, तो यहां पे हम गन से क्या कर रहे हैं, बुलेट को क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। अब ये जो हाइट है वर्टिकल, इस हाइट को नेग्लेक्ट करना है, हमें ये मान के चलना है कि ये गन अप्रोक्सीमेटली कहां पे, ग्राउंड पे है। तो हमने क्या किया है, इस गन से बुलेट को फायर करते जा रहे हैं और साथ में इस तरह से हम क्या हो रहे हैं, रोटेट होते जा रहे हैं। अब इस तरह से रोटेट होते जाओगे तो हर डायरेक्शन में क्या होगी, बुलेट जाके गिरेगी। अब मान लो अगर कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर उसको अगर ऊपर से देख रहा है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा, ये होगा ग्राउंड, यहां से कोई बुलेट फायर हुई, बुलेट यहां पे जाके गिरी, ये बुलेट बताओ हर डायरेक्शन में इस तरह से स्प्रेड होगी कि नहीं होगी। और जब ये स्प्रेड हो रही होगी तो ये एक सर्कल फॉर्म कर रही होगी ग्राउंड पे। अब जो भी सर्कल है, सर्कल का रेडियस अगर r है तो एरिया वहां पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और ध्यान है, इस r का मतलब क्या है, इस r का मतलब है रेंज। और क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम एरिया, और हमें मालूम है कि एरिया मैक्सिमम होगा अगर रेंज भी तुम्हारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और रेंज मैक्सिमम होगी अगर हम सभी बुलेट को 45 डिग्री एंगल पे क्या कर दें, फायर कर दें। तो बुलेट को हम 45 डिग्री एंगल फायर करते जा रहे हैं, इस तरह रोटेट करते जा रहे हैं, तो यहां पे एक सर्कल बन गया। रेंज का फॉर्मूला याद होगा, मैक्सिमम जो रेंज थी उसका फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा, थीटा 45 डिग्री पुट कर दो, साइन 91, तो आर मैक्स हो गया वी नॉट स्क्वायर बाय जी, तो रिजल्ट हो जाएगा पाई वी नॉट स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा पाई वी नॉट टू दी पावर 4 बाय जी स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एरिया होगा जो बुलेट ने ग्राउंड पे क्या किया होगा, कवर किया होगा वहां पे। लिख लो, लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय 5i cap plus 10j cap. The velocity of projection of a projectile is given by 5i cap plus 10j cap. Find. क्या फाइंड आउट करना है, पहला लिखो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, और तीसरा वहां पे क्या है, रेंज है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल है, पार्टिकल को अगेन हमने ग्राउंड से फायर किया है। तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल को हम ग्राउंड से फायर कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा। अच्छा, जब ग्राउंड से हम फायर कर रहे हैं तो इस वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है 5i कैप प्लस 10j कैप। तो जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी दी हुई है वेक्टर फॉर्म में 5i कैप प्लस वहां पे क्या हो गया 10j कैप। हमें मालूम है कि इस जब भी हम पार्टिकल को फायर करते थे, ग्राउंड को हम एक्स एक्सिस मानते थे, इसको वाई एक्सिस मानते थे। यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा, यहां पे वी नॉट साइन थीटा। तो जो भी वेलोसिटी होती है वेक्टर फॉर्म में वो क्या लिखी जाती है, वो लिखी जाती है वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप।
बताओ यही इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं है? अब इस वेलोसिटी को इससे कंपेयर कर दो, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट 5 दिया है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमें 10 दिया है। अब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है r, v और t। चेक करो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2v0 sin थीटा बाय g, तो टाइम हो गया 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट की बात करोगे तो v0 sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो अगेन वहां पे हो जाएगी 5 मीटर वहां पे। और अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज वहां पे हो जाएगा v0 का स्क्वायर, और v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा को याद होगा, इसको हमने लिखा था v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अगले स्टेप में 2 बाय जी, इसको लिखो वहां पे v0 साइन थीटा इंटू v0 कॉस थीटा। बताओ इस तरह से ब्रेक कर सकते नहीं कर सकते हैं? अब अगले स्टेप में इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 बाय 10 v0 साइन थीटा v0 cos थीटा। तो चेक करो जो भी रेंज आ रही है, रेंज वहां पे आ रही होगी कितनी? 10 मीटर वहां पे। क्लियर वहां पे? तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पे डायरेक्ट इन फॉर्मूले को हमने क्या किया है? अप्लाई किया है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वहां पे। लिखो क्वेश्चन, लिखो वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है नेक्स्ट वहां पे, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and falls at a distance 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of initial velocity of the ball. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राउंड है, ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, है ना? तो ग्राउंड से एक बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। अब ये बॉल, अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक वॉल को जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो यहां कहीं पाथ में एक वॉल है। और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहां पे, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई। तो जो भी वॉल है ये 4 मीटर हाई है, कितने डिस्टेंस पे है? एट ए डिस्टेंस 4 मीटर है। और उसके बाद ये बॉल गिरती है पीछे जाके, कितने डिस्टेंस पे? एट ए डिस्टेंस 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। देखो है कि नहीं है? अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमें एक तो फाइंड आउट करना है v0 की वैल्यू, और दूसरी वहां पे हमें फाइंड आउट करनी है किसकी? थीटा की वैल्यू। अच्छा बताओ क्या करेंगे वहां पे? तो हमें रिजल्ट याद है कि ग्राउंड को हम मानते थे एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मानते थे ओरिजिन, और उसके परपेंडिकुलर थी वाई एक्सिस। अब डायग्राम को देख के बताओ क्या चीज हमें मालूम है? तो बताओ क्वेश्चन में हमें रेंज दी हुई है कि नहीं दी हुई है? और बताओ रेंज कितनी दी हुई है वहां पे? तो जो रेंज दी हुई है, रेंज वहां पे दी हुई है 18 मीटर। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब इक्वेशन क्या बन रही है वहां पे? इक्वेशन वहां पे एक तो बन रही है रेंज की, r इक्वल्स टू क्या था? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज भी कर लेता हूं कि r की जगह 18 पुट कर दिया, तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हो गई इक्वेशन 1। लेकिन ना तो अभी मुझे v0 मालूम है, ना ही मुझे वहां पे क्या मालूम है? थीटा मालूम है। तो अब बताओ हम क्या करें वहां पे? तो देखो दूसरी हमें इसके पाथ की इक्वेशन मालूम है,
और जो भी पाथ था ट्रेजेक्ट्री उसकी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यही है कि नहीं वहां पे, देखो है कि नहीं है वहां पे। तो ये इक्वेशन कब आई थी? ये इक्वेशन आई थी जब हमने टाइम को वहां पे एलिमिनेट कर दिया था और एक्स और वाई में रिलेशन लिखा था। तो एक तो तरीका यह है कि यहां पे इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मालूम है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,4, और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,4 है तो वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक तो तरीका है कि हम यहां के कोऑर्डिनेट को यहां सेटिस्फाई करा दें, तो इक्वेशन हो जाएगी 4 इक्वल्स टू 4 tan थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर 16 अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोलो इक्वेशन 2। देखो है कि नहीं वहां पर। और फिर वहां से हम क्या करें? वहां पे टर्म को थोड़ा सेपरेट आउट करें, फिर वहां से हम डिवाइड कर दें, और डिवाइड करोगे तो फिर वहां पे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो एक तो ये तरीका है वहां पे कैलकुलेट करने का, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, दूसरा तरीका ऐसा ही बन सकता है, नहीं बन सकता है कि y इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब सॉल्व करना है। इसको इधर लेके जाओ, 4 को इधर लेके आओ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो चेक करो वहां पे कुछ टर्म वहां पे क्या हो रही होगी? कैंसिल आउट हो रही होगी वहां पे। या फिर दूसरा तरीका क्या है? इस इक्वेशन में से x tan थीटा कॉमन ले लो जरा, बताओ x tan थीटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर यहां पे जब आएगा तो यहां पे tan थीटा, तो यहां पे भी tan थीटा चाहिए। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स। अच्छा बताओ, tan थीटा को हमने क्या लिख दिया? tan थीटा को लिखा मैंने वहां पे sin थीटा बाय cos थीटा, फिर एक cos थीटा भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। v नॉट स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, तो ये हो गया वहां पे sin 2 थीटा। अब बताओ v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला है कि नहीं वहां पे? तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बाय आर। तो ये भी कई बार इक्वेशन यूज की जाती है। इक्वेशन क्या यूज कर रहे हैं? y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ आर है वहां पे। अब क्या करो वहां पे? y कितना दिया है? y कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट 4, tan थीटा 1 माइनस x कोऑर्डिनेट 4, r हो गया 18। तो चेक करो यहां से इजी हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू tan थीटा 18 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 14 बाय 18। तो यहां से tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 9 बाय 7। तो चेक करो आंसर है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से आंसर दिया है, tan थीटा हो गया 9 बाय 7। अच्छा, अब tan थीटा 9 बाय 7 है, तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री से हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, कैलकुलेट कर लेंगे। tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। sin थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से v नॉट मिल जाएगा, और चेक कर लेना जो v नॉट आता है वो आता है √182। इसकी वैल्यू चेक करना, ये आती है √182 मीटर पर सेकेंड। क्लियर लिख लो वहां पर। फिर लिखो वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट, ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल इनटू द बोट, he wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of, if he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and maximum angle of projection for successful shot. और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, assume that the point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे तुम्हारे ये ग्राउंड और ये हो गई तुम्हारी रिवर, रिवर बोल दे या लेक, जो भी बोलना है। यहां पे हमारे पास एक बोट है, जो भी ये बोट है, ये बोट 1 मीटर लॉन्ग है। यहां कहीं हमारा एक पर्सन है और जो भी पर्सन है वो बोट के मिड पॉइंट से, बोट के मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस 0.5, ये डिस्टेंस भी वहां पे 0.5, बोट के मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस दिया है 5.5 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पर्सन है, पर्सन के हाथ में यहां पे एप्पल है और जो भी पर्सन है, पर्सन इस एप्पल को थ्रो करना चाहता है और थ्रो करके ये एप्पल को इस बोट में पहुंचाना चाहता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि जो पर्सन है, पर्सन कितनी स्पीड से एप्पल को थ्रो कर सकता है, तो पर्सन जो स्पीड ले सकता है थ्रो करने के लिए एप्पल की, वो दी हुई है कितनी वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमें यह चेक करना है कि पर्सन जो है वो एप्पल को बोट तक पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। समझ में रहा है? अगर मान लो कोई चीज मुझसे कुछ डिस्टेंस पे है, अगर कोई चीज मुझसे कुछ डिस्टेंस पे है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस डिस्टेंस तक हम किसी पार्टिकुलर थ्रो करके पहुंचा पाएंगे। ये डिपेंड कर रहा है मेरी स्पीड के ऊपर, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं स्पीड बहुत कम लूंगा तो हो सकता है पास में एप्पल जाके गिर जाए। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो एप्पल है, इस एप्पल या इस पर्सन की थ्रोइंग रेंज के अंदर ये बोट है कि नहीं है। समझ में? सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि इस पर्सन की रेंज में ये बोट है या बोट बाहर है, क्योंकि बोट अगर बाहर होगी तो क्या होगा, कितना भी एंगल चूज कर ले वो पहुंचा ही नहीं पाएगा वहां पे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये बोट इसकी रेंज में होगी या नहीं होगी। तो हमें ये मालूम है कि जो पर्सन है, पर्सन अगर 45 डिग्री से किसी चीज को थ्रो करेगा तो वो उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचा पाएगा। और हमें मालूम है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो होता है v0 स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। थीटा हो गया 45 डिग्री, साइन 91, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय जी, और v0 स्क्वायर बाय जी का मतलब हो गया 10 मीटर। तो जो भी रेंज रहेगी, रेंज हमारी कितनी रहेगी, रेंज रहेगी हमारी वहां पे 10 मीटर। अच्छा, बोट कितने डिस्टेंस पे, तो बोट का ये जो एंड है वो तो 5 मीटर पे, और अगर हम इस एंड की बात करें तो ये एंड जाएगा वहां पे 6 मीटर तक। तो जो भी एप्पल है, एप्पल को बोट में अगर पहुंचाना है तो इस पर्सन को एप्पल को इस तरह से थ्रो करना है कि रेंज 5 मीटर से 6 मीटर तक रहे।
और बताओ ये जो रेंज है ये रेंज 10 से क्या है, कम है। इसका मतलब है कि पर्सन की थ्रोइंग रेंज के अंदर ये बोट आ रही है। लेकिन ध्यान रखना, मान लो अगर ये रेंज आ जाती 4 मीटर, मान लो ये रेंज 4 मीटर आती, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पर्सन कितना भी एंगल चेंज करता वो एप्पल उस बोट तक पहुंच ही नहीं पाता। अब हमें करना क्या है, अब हमें रेंज का फॉर्मूला यूज करना है। एक बार रेंज हमें लेनी है 5, तो फॉर्मूला हो जाएगा V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा G10। तो यहां से अगर चेक करोगे साइन 2 थीटा 1/2, 2 थीटा 1/2, तो 2 थीटा 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर 5 मीटर डिस्टेंस पे उसको अगर एप्पल पहुंचाना है तो एंगल कितना चाहिए, एंगल वहां पे चाहिए 15 डिग्री। अब देखो सेकंड केस में हम क्या बोलेंगे, सेकंड केस में हम बोलेंगे कि जो रेंज चाहिए इसको, वो रेंज चाहिए वहां पे 6, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 6, 10 का स्क्वायर 10, 10 10 कैंसल आउट होगा। अब यहां से चेक करोगे, इसको थीटा डैश बोल दो। बताओ साइन 2 थीटा डैश कितना हो गया, ये हो गया 3/5। और चेक करो साइन 2 थीटा 3/5, हाँ मालूम है कॉस 37 4/5 था, 4 कॉस 37 था, बेस हाइपोटेनियस 3, ये एंगल 53 है। तो चेक करो साइन 53 तो दे देगा 4/5, और कॉस साइन 37 दे देगा 3/5। तो चेक करो वहां पे 2 थीटा डैश 37 डिग्री निकल के आता है, और 2 थीटा डैश अगर 37 डिग्री है तो थीटा डैश कितना हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा 18.5 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे। इसका मतलब है कि पर्सन को अगर ये एप्पल पहुंचाना है इस बोट पे, तो जो एंगल रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेरी करेगा 15 डिग्री से लेके 18.5 डिग्री तक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम एंगल फॉर सक्सेसफुल शॉट। तो सक्सेसफुल शॉट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एंगल क्या होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा था वहां पे कि किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए थीटा की 2 वैल्यू होती है। अगर कोई रेंज हमें थीटा एंगल पे मिलती है तो वही रेंज हमें 90 माइनस थीटा पे भी मिलती है। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। अगर कोई रेंज हमें थीटा पे मिलती है तो वही रेंज 90 माइनस थीटा पे मिलती है। इसका मतलब है कि अगर मैं 15 डिग्री पे एप्पल को थ्रो कर सकता हूं तो 75 डिग्री भी क्या होगा, उस पे भी मैं एप्पल को इस तरह से थ्रो कर पाऊंगा। वहां पर केवल क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगी वहां पे। सिमिलरली 18.5 का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो कितना हो गया 19, 71.5। देखो है कि नहीं वहां पे। इसका मतलब है कि हम अगर 71.5 पे थ्रो करेंगे तब भी क्या होगा, ये एप्पल वहां पहुंच जाएगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम एंगल की बात कर रहा है तो मिनिमम एंगल 15 डिग्री, और अगर हम मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम एंगल वहां पे हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर। तो क्वेश्चन में यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम एंगल पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 15 एंड 75 डिग्री। इसको नोट डाउन करो जरा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे अ गन कैप्ट ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, अ गन कैप्ट ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड इज यूज्ड टू हिट अ कार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है गन कैप्ट ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड इज यूज्ड टू हिट अ कार
traveling along the same road away from the gun with a uniform speed of 72 km per hour. The car is at a distance of 500 meter from the gun when the gun is fired at an angle 45 degree with the horizontal. Find the distance of the car from the gun when the shell hits it. और सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द शेल फ्रॉम द गन. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड. ग्राउंड पे यहां पे हमने कोई गन को लाके रखा है और गन से हम किसी शेल को फायर कर रहे हैं V0 वेलोसिटी से. कितने एंगल पे, एट एन एंगल 45 डिग्री पे. अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस टाइम पे हम शेल को फायर कर रहे हैं गन से, उसी टाइम पे यहां कहीं एक कार है. तो यहां पे कार है t इक्वल्स टू 0 पे, और जिस टाइम पे हमने शेल को फायर किया है उस टाइम पे कार कितने डिस्टेंस पे है. तो जो भी कार है, ये कार है एट अ डिस्टेंस 500 मीटर फ्रॉम द गन. फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस टाइम पे हम शेल को फायर कर रहे हैं उसी टाइम पे ये कार मूव करना स्टार्ट करती है अवे फ्रॉम द गन विथ स्पीड u, और u की वैल्यू दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा वहां पे 20 मीटर पर सेकेंड. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद, अब देखो शेल का पाथ तो पैराबोलिक है, कुछ टाइम बाद ये शेल इस गन को वहां पे क्या करता है, हिट करता है. कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो कुछ टाइम बाद ये जो शेल रहेगा इस कार को क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा वहां पे. अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, एक तो कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरा क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, एक तो बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द गन, द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द गन व्हेन द शेल हिट्स इट. तो दूसरा हमें कैलकुलेट करना है वहां पे उसकी रेंज. अब देखो क्या चीज सेम है, यहां पे क्या चीज सेम है. तो हमें मालूम है जितने टाइम में शेल यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में कार यहां से यहां पहुंच रही होगी. इसका मतलब है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट वहां पे क्या है, सेम है वहां पे. अच्छा दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो अब इक्वेशन क्या लिखेंगे वहां पे, इक्वेशन लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2v0 sin 45/g. तो ये हो जाएगा √2, ये इसको लिख दो वहां पे √2v0/g. ये हो गई इक्वेशन 1. देखो है कि नहीं है, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. अच्छा अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 91, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर/g. अच्छा अब रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज का मतलब हो गया 500 मीटर प्लस ये डिस्टेंस x, और ध्यान है ये x वो डिस्टेंस है जो कार ने ट्रेवल किया है कितने टाइम में, t टाइम में. तो अगले स्टेप में देखो वहां पे जो भी रेंज है, जो भी रेंज है इसका फॉर्मूला आ गया v²/g 500 प्लस x, और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा u इंटू टी 20 इंटू टी, और t का मतलब हो गया √2 v0/g. अब ध्यान है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, v0 मिल जाएगा. देखो है कि नहीं वहां पे. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना, यहां से हमें मिल जाएगा v0. और ध्यान है v0 मेरी स्पीड है, तो अगर दो वैल्यूज भी आ रही है तो वहां पे हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, अभी यहां पे पॉजिटिव. देखो है कि नहीं है वहां पे. तो अब करना क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना है। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां से v नॉट मिल जाएगा और v नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा वहां पे। और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है तो यहां पे v नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या फिर v नॉट, ये वैल्यूज हम यहां पे अब क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। क्लियर ना? तो लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्टोन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड लेवल स्ट्राइक्स एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन इज, देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन इज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को फायर कर रहे हैं एट एन एंगल 60 डिग्री। फिर यहां पे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट वहां पे दी हुई है h, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से ऊपर जाता है, कुछ टाइम बाद बिल्डिंग को हिट करता है। कितने एंगल पे हिट कर रहा है, तो ये हिट कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री वहां। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो मान लो जिस टाइम पे ये पार्टिकल बिल्डिंग को हिट कर रहा है उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी है, v है। तो v नॉट दिया हुआ है, v नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और v हमने मान लिया उसकी फाइनल स्पीड है। अब पहली प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये हो जाएगा v नॉट cos 60। ये एंगल 30 है तो यहां पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा v cos 30। तो v नॉट cos 60 किसके बराबर, v cos 30 के, v नॉट बाय 2 v cos 30 रूट 3 बाय 2। तो v जो रहेगा वो हो जाएगा v नॉट बाय रूट 3। तो जो भी v वेलोसिटी है ये v वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे कितनी, v नॉट बाय रूट 3 वहां पे। अच्छा, इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, तो इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वहां पे v नॉट साइन 60। अच्छा, बाद में वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, तो बाद में वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा v साइन 30। अब वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट, फाइनल कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट के टर्म में इक्वेशन याद है, इक्वेशन हमने लिखी थी वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओ वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट। अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, तो ये हो जाएगा v नॉट साइन 60 रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर, g का साइन नेगेटिव, y था फाइनल कोऑर्डिनेट, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट बाय रूट 3 का स्क्वायर। अब टर्म को सेपरेट आउट कर दो, तो इसको इधर लेके जाओगे तो 2gh, ये हो जाएगा कितना, 3v नॉट स्क्वायर, 3v नॉट स्क्वायर बाय 4 है ना, और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 3। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 2gh, v नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे 9 माइनस 4 5 बाय 12। अब चेक कर लो v नॉट, g लो 10, g अगर 10 लोगे तो 5 इंटू 4, तो v नॉट
स्क्वायर 12 इंटू 4, तो ये हो जाएगा √48h। वी नॉट स्क्वायर की, वी नॉट की वैल्यू चेक करो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, जो आंसर दिया है, आंसर वहां पे उसने दिया है जी के टर्म में, तो एक बार चेक कर लेते हैं जी के टर्म में क्या होगा। उसने जो भी आंसर है जी के टर्म में दिया है, एक ऑप्शन दिया है √2gh, दूसरा दिया है √6gh, √3gh और √gh। तो चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही है। देखो सही कैलकुलेट किया नहीं कैलकुलेट किया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, यहां पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट इक्वेट कर दिया, v की वैल्यू आ गई v0 बाय √3, v0 बाय √3 का स्क्वायर, v0 √3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2gh। g के टर्म में चेक कर लो वहां पे वैल्यू जरा, तो g के टर्म में अगर देखोगे 2gh v0 स्क्वायर, अभी कितना आया था। अब देखो मिस्टेक क्या हो रही है यहां पे, कैलकुलेशन चेक करो जरा। जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट था इनिशियली, वो था वहां पे v0 साइन 60 हो गया, वहां पे √3/2 का स्क्वायर माइनस 2g। y मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट था, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, और जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, ध्यान, इससे पहले हमने v की वैल्यू पुट कर दी थी, वो है v साइन 30, तो ये हो जाएगा वहां पे v/2 का स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वहां पे v/2, तो ये हो जाएगा v0 2√3 का स्क्वायर। अब इसको यहां पे सॉल्व करोगे तो v0 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3v0 स्क्वायर बाय 4 माइनस 2gh। अब जो भी आंसर दिया है, आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ h, तो अगले स्टेप में आप टर्म को सेपरेट आउट करो, टर्म को सेपरेट आउट करोगे 2gh v0 स्क्वायर कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/12, तो अगले स्टेप में हो गया 2gh v0 स्क्वायर, और एलसीएम लोगे वहां पे तो कितना हो जाएगा 12 4 3 9 माइनस क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा 8 v0 स्क्वायर बाय 12 4/3 v0 स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, देखो चेक करो एक बार वैल्यू वहां पे, ये हो जाएगा हमारा कितना v साइन 30, v साइन 30 का मतलब हो गया v/2 का स्क्वायर, v स्क्वायर बाय 4, यहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया v0 स्क्वायर बाय 12, ये हो गया 3v0 स्क्वायर बाय 4, इधर आ गया 2gh हो गया v0 कॉमन, 3/4 माइनस हो गया 1/12, एलसीएम लोगे 12 3 9 12 1 8, है ना, तो ये हो जाएगा वहां पे 4 2 8 4 3 12। अगले स्टेप में 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और जो भी v0 रहेगा, v0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी वहां पे √3gh। तो जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें एक ऑप्शन था √2gh, दूसरा √6gh, तीसरा ऑप्शन √3gh, और चौथा ऑप्शन क्या था √gh। तो इसको नोट डाउन कर लो वहां पे। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड अक्रॉस लेवल ग्राउंड, अ बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड अक्रॉस लेवल ग्राउंड, अ विंड ब्लोज हॉरिजॉन्टली टू द ईस्ट एंड एज्यूम दैट द अफेक्ट ऑफ विंड इज टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स टू द ईस्ट equal in magnitude to the weight of the ball. The angle theta with respect to the horizontal at which the ball should be projected so that it travels maximum horizontal distance is.
मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड अक्रॉस लेवल ग्राउंड, अ विंड ब्लोज हॉरिजॉन्टली टू द ईस्ट and assume that the effect of wind is to provide a constant force along the east and that is equal to weight of the ball. The angle theta with the horizontal at which the ball should be projected so that it travels maximum horizontal range is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास ग्राउंड है, और ये डायरेक्शन दिया है मान लो ईस्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राउंड से हमने क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, है ना। तो जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, लेकिन जिस टाइम पे हम पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं उसी टाइम पे इस डायरेक्शन में विंड चलना स्टार्ट कर देती है, और जैसे विंड चलना स्टार्ट करती है तो विंड अब क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगा रही है और वो mg के बराबर है। तो ये जो विंड है, विंड के कारण एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बन गया है, फोर्स बन गया। अच्छा, दूसरा फोर्स यहां पे क्या है, दूसरा फोर्स यहां पे अर्थ के कारण mg है। तो इसका मतलब है कि अब जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल मूव तो करेगा इस तरह से, ईस्ट के अलोंग चलेगा, कुछ टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगा, लेकिन यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है और साथ में एक्सेलरेशन है वाई के अलोंग। अभी तक जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व किया था, अभी तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने सॉल्व किया था वहां पे देखो, अभी तक जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व किया था वहां पे एक्सेलरेशन केवल y के अलोंग था, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन y के अलोंग भी है और साथ में एक्सेलरेशन किसके अलोंग है, x के अलोंग भी है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जिसके लिए रेंज हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले। अब चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, दूसरा 37 डिग्री, तीसरा 53 और चौथा ऑप्शन दिया है 67.5 डिग्री। अब कैसे कैलकुलेट करें वहां पे, बोलो कैलकुलेट कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम रेंज की इक्वेशन फाइंड आउट करें। अब कैसे रेंज की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये y कोऑर्डिनेट था, ये x एक्सिस थी और ये हमारी थी वहां पे y एक्सिस। पहले हम इक्वेशन क्या यूज करें, पहले हम इक्वेशन यूज करें y इक्वल्स टू y नॉट प्लस VOYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ये इक्वेशन देता है t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट। अब बताओ, इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा। मान लो इसको यहां से यहां तक आने में टाइम लगा t, तो v नॉट साइन थीटा t, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस हाफ GT स्क्वायर, t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट 0। तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला आता है 2v नॉट साइन थीटा बाय g। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट तभी चेंज होता है जब y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। यहां पे विंड के कारण जो एक्सेलरेशन आया है उसके कारण टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगी, ये ध्यान रख लेना कि जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। अच्छा, इतने टाइम के अंदर पार्टिकल ने अलोंग द ग्राउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज r बोलेंगे। अब रेंज का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते थे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस v नॉट एक्स टी प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स नॉट 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगा t, हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस g। ध्यान रखना, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। टाइम कितना, t स्क्वायर, t टाइम बाद फाइनली रेंज r।
तो जो भी रेंज आर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, टी की वैल्यू पुट कर दो 2v0 साइन थीटा बाय जी प्लस जी बाई 2 टी स्क्वायर 2v0 साइन थीटा बाय जी का स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, जो भी रेंज है आर, बताओ अब रेंज की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। अब जो भी रेंज है बताओ रेंज की वैल्यू क्या निकल के आ गई। पहली वाली टर्म तो वही हो गई वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी प्लस 1 2 कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 है, सिंप्लीफाई करने पे 2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। इसका मतलब है कि हुआ क्या, रेंज का क्या हुआ, y एक्सिस के अलोंग, जब y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन था तो रेंज ये थी। इसका मतलब है कि ये रेंज तो है ही, और साथ में ये रेंज जो एक्स्ट्रा आई है, ये रेंज एक्स्ट्रा आई है किसके कारण, विंड के कारण। अगर विंड नहीं होती तो यही रिजल्ट बनता। तो यहां पे ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बन रहा है, ये बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के कारण। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब क्या करोगे, जो भी रेंज है, रेंज यहां पे फंक्शन ऑफ थीटा है, रेंज को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। और फॉर्मूला याद होगा, अगर मैक्सिमम करना है तो डी आर बाय डी थीटा 0। अब डी आर बाय डी थीटा 0 करोगे तो वी नॉट स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा का क्या था, कॉस 2 थीटा इंटू 2 प्लस यहां पे हो जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर बाय जी, और ये आ गया तुम्हारा क्या, देखो चेक करो 2 वी नॉट, 2 बाहर आ गया, वी नॉट स्क्वायर और एक जी, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, तो वहां पे लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, और पावर होगा तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा 2 साइन थीटा, और अंदर जाओगे तो साइन थीटा का वहां पे कॉस थीटा। अब क्या चीज जीरो हो नहीं सकती, तो वी नॉट स्क्वायर बाय जी तो जीरो होगा नहीं, तो इक्वेशन हो जाएगी 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा वहां पे 2 साइन 2 थीटा। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पे 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा है ना, और यहां से बन गया वहां पे 2 साइन 2 थीटा। अब अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करोगे, इसको इधर लेके जाओ तो -2 साइन थीटा, 2 कैंसिल आउट होगा, तो चेक करना tan 2 थीटा -1 निकल के आता है। और tan 2 थीटा अगर -1 है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, और 2 थीटा 135 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 67.5 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल को हम 67.5 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज वहां पे मैक्सिमम होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, 45, 37, 53 और 67.5। तो जो आंसर दिया है इसका, आंसर यही दिया है वहां पे कितना, 67.5। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आएगा तो उसके कारण टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो आएगा केवल वहां पे रेंज में। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा सोचो जरा, इस क्वेश्चन को कोई दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे क्या वहां पे? जी, अगर हम अफेक्टिव रिजल्टेंट लें तो एक इधर mg, एक इधर mg, रिजल्टेंट इधर जाएगा।
देखो सोच के देखना, कोई दूसरा मेथड ऐसा हो सकता है क्या सॉल्व करने का? एक तो तरीका हमें मालूम है ये कि रेंज अगर फंक्शन ऑफ थीटा है और रेंज को हमें मैक्सिमम करना है, तो मैंने dr बाई डी थीटा 0 किया और यहां से मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई। क्लियर इतना? तो इतना सॉल्व कर लो वहां पे। और अब क्या करना है, तुम्हें फिर से वहां पे ग्राउंड टू ग्राउंड के क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में अगर होगा तो एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में यहां पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और साथ में अब हम स्टार्ट करेंगे कि अगर पार्टिकल को हम बिल्डिंग के टावर से प्रोजेक्ट करें तब फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। क्लियर? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी है ग्राउंड टू ग्राउंड की, तो अभी तुम लोगों को इस लेक्चर के बाद फिर से कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अगला जो लेक्चर आएगा तो मैंने इसमें क्या बोला, मैंने बोला इसमें कुछ क्वेश्चन मैं और रिकॉर्ड कर दूंगा वहां पे ग्राउंड टू ग्राउंड के, और साथ में हम बात करेंगे कि पार्टिकल को अगर बिल्डिंग की अगर कुछ हाइट से थ्रो करें तो फिर वहां पे कौन से फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन कर लो अब तुम लोग।